Hello and welcome to this video lecture. I am Prabdeep Singh, your political science teacher. Students, आज हम CBSE क्लास प्लस वन पॉलिटिकल साइंस का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2020-21 चैप्टर नंबर 2 के जितने भी 1 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं ये आपकी एनसीईआरटी बुक में से वो सब करेंगे। आपके चैप्टर नंबर 2 का नेम है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इसमें से जितने भी 1 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको इस वीडियो से करवाऊंगा। इसके साथ साथ आपको जो एनसीईआरटी का रेफरेंस है वो भी दूंगा ताकि आप जितने भी बच्चे एनसीईआरटी बुक को डीपली पढ़ना चाहते हैं ये वीडियो उन सब के लिए बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाए। आपको किसी तरह से लिंक के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़े कि कोई आपके साथ लिंक शेयर करेगा देन आप देख पाओ। ये स्टूडेंट्स, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रोविजन फॉर द इलेक्टोरल सिस्टम इन अ कंट्री। इलेक्टोरल सिस्टम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल हैं जो इलेक्शन से रिलेटेड हैं? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 12 टू 35, आर्टिकल 180 टू 235, आर्टिकल 324 टू 329, आर्टिकल 104 टू 125। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 की बात करूं तो दिस वन, आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो इलेक्टोरल सिस्टम से रिलेटेड हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। आपने ये बताना है कि कौन सी, नीचे जो मैंने ऑप्शन दी है ये वाली, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यूनिवर्सल डॉट फ्रेंचाइज, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और नन ऑफ दीज। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है, कौन सी इलेक्शन सिस्टम की फीचर नहीं है। अगर हम बात करें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ये तो फीचर है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे जो इलेक्शंस होते हैं उनमें से कुछ जो सीट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व होती हैं। सेकंड, यूनिवर्सल डॉट फ्रेंचाइज, ये भी करेक्ट है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दिस इज आल्सो करेक्ट। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा नन ऑफ दीज। उन्होंने पूछा हुआ था नोट, इनमें से कौन सी इलेक्शन कमीशन की फीचर्स नहीं है, तो उसके मुताबिक जो डी आंसर है ये करेक्ट है। स्टूडेंट्स, मैंने साथ साथ आपको एनसीईआरटी का रेफरेंस भी दिया है कि कौन से पेज पे जाके आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हो। आपको पता है कि एनसीईआरटी बुक, मैक्सिमम जो पेपर आता है वो एनसीईआरटी बुक से ही आता है, तो इसलिए साथ में रेफरेंस दिया है। आप अपनी बुक के ऊपर भी मार्क कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये चीज़ आपके लिए। यस, आपका थर्ड क्वेश्चन है, जो इलेक्शंस हैं इंडिया के अंदर, इलेक्शंस इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर कंडक्टेड बाय। जो इलेक्शंस होते हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चाहे स्टेट लेवल के इलेक्शन हो, वो किसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर, नो। प्रेसिडेंट, नो, प्रेसिडेंट के द्वारा कंडक्ट नहीं किए जाते। चीफ मिनिस्टर के द्वारा कंडक्ट नहीं किए जाते। तो आपका जो राइट आंसर बनता है वो है इलेक्शन कमीशन। डी इज द राइट आंसर। आप एनसीईआरटी की बुक में 68 नंबर पेज में जाके इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, सीएम, पीएम और लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो आपका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, प्रेसिडेंट के द्वारा जितने भी इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट विल बी एन इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि इंडिया के अंदर एक इलेक्शन कमीशन होगा? आपके ऑप्शन है
आर्टिकल 325, आर्टिकल 324, आर्टिकल 321 और आर्टिकल 320। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 324। इसके बारे में आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 68 में काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, तो आपने वो पढ़ना है वहाँ से। स्टूडेंट्स, मैं ये वीडियो स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं, जैसे क्वेश्चन मैक्सिमम जो टीचर्स हैं वो पूछते हैं, उनको माइंड में रख के बना रहा हूँ ताकि आपको काफ़ी इजी हो जाए कोई भी टेस्ट को अटेम्प्ट करना। आपके फाइनल एग्जाम के अंदर जो 20 मार्क्स से क्वेश्चन आने हैं वो 1 मार्क्स क्वेश्चन आने हैं, उनको ध्यान में रख के ये वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर SC कास्ट, शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा इलेक्शन इज, कि हमारी लोकसभा के इलेक्शन के अंदर कितनी सीट्स होती हैं जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होती हैं। आपके ऑप्शंस हैं 84, 79, 76 एंड 75। स्टूडेंट, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, 84 जो सीट्स होती हैं वो SC कास्ट के लिए रिजर्व होती हैं। अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूं तो हमारे टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 543 हैं, उसमें से 84 जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं SC कास्ट के लिए। इसके बारे में आप अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर 64 के अंदर लिखा हुआ है, वहां से जाके और ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो। यस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उसके अंदर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अंदर टोटल कितने मेंबर्स थे? 5, 7, 13 या 12? कितने मेंबर्स थे? तो स्टूडेंट, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टोटल 7 मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस इन विच people participate directly without representative is called। ऐसी इलेक्शन की कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर, कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज नहीं करते हैं, खुद डिसीजन लेते हैं। ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, सिंगल डेमोक्रेसी या इंडिविजुअल डेमोक्रेसी। तो स्टूडेंट, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, जहां पे लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं विदाउट एनी रिप्रेजेंटेटिव, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। Yes, students. Your next question is, which election system has been adopted in India? हमारे इंडिया ने कौन सा इलेक्शन सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं PR सिस्टम, FPTP सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम और नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसके लिए हमने कौन सा सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है, और आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसके बारे में स्टूडेंट्स पेज नंबर 57 के ऊपर पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप इस जगह पे जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। योर ऑप्शंस आर 15 अक्टूबर 1947, 25 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर
1950 और 26 नवंबर 1949। इसमें स्टूडेंट ये जो लास्ट वाले 2 ऑप्शंस हैं ये टोटल कंफ्यूजिंग है, पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जहां पे भी बात की हो अडॉप्टेड की, कब अडॉप्ट किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, तो इसका आंसर आएगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स, मंथ्स एंड डेज डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, उसको बनने में कितना टाइम लगा था? फर्स्ट ऑप्शन है 2 मंथ, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, 2 ईयर्स 12 मंथ 16 डेज, 2 ईयर्स 18 मंथ 6 डेज, या ऊपर में से कोई भी ऑप्शन नहीं। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज लगे थे। इसके बारे में डिटेल में पेज नंबर 19 एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, यू कैन रीड फ्रॉम देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ सेशंस वर हेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कितने सेशन लगे थे, कितने सेशन में काम कंप्लीट कर लिया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 15 सेशंस, 12 सेशंस, 5 सेशन और 18 सेशन। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 सेशन। इसके बारे में पेज नंबर 19 के में लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में से इसलिए बनाए हैं कि जब भी आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा वो एनसीईआरटी बुक को बेस मान के चलता है, तो उसमें से ही पूछेगा। मीन्स अगर आपने एनसीईआरटी बुक एक बार रीड की हुई है या करनी है, तो लेसन पढ़ने के बाद जब आप एक बार वीडियो देख लोगे और अपने आप को एवेल्यूएट करोगे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ये स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। विच पार्ट कॉन्स्टिट्यूट फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में फंडामेंटल के राइट के बारे में बताया गया है? जैसे आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट पार्ट्स हैं, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 या पार्ट 4। किस पार्ट के अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है? तो स्टूडेंट्स आपका आंसर है, करेक्ट आंसर है पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। अगर मैं पार्ट 4 की बात करूं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में है। इस तरह से ही बाकी के पार्ट्स हैं। ये 2 पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, और इसके बारे में डिटेल में आपके पेज नंबर 26 के अंदर बताया गया है एनसीईआरटी बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्रीडम्स आर ग्रांटेड बाय द आर्टिकल 19? जो हमारा आर्टिकल 19 है, इसके अंदर कितनी फ्रीडम्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 6, 5, 10, 11। और अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, 6। इसमें आपने ना ऑप्शंस में एक चीज को ध्यान रखना है कि जो बाकी ऑप्शंस है ना वो भी वैसे ही दिए होंगे कि वो किसी और क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर मैं क्वेश्चन ये ऑप्शन 4 की बात करूँ 11 की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। स्टूडेंट्स आपने इस चीज़ को भी याद रखना है। और आर्टिकल 19 में अगर बात करूँ तो 6 फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रीडम्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ह्यूमन कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कब फॉर्म किया गया था? ऑप्शन है 2001 में, 2005, 1993 और 2018। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 1993 के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को फॉर्म किया गया था। क्वेश्चन, which among the following amendment act is also called as a mini constitution? किस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? किस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ऑप्शन है 44 अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट, 46 अमेंडमेंट एंड 102 अमेंडमेंट। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 42 अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है? स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की तो ये 12 से लेके 35 तक है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, 36 से लेके 51 तक। और 51A है जो, वो चीज किस चीज का है? वो है फंडामेंटल ड्यूटीज का। इस चीज को याद रखना है आपने। इसके बारे में एनसीईआरटी के पेज नंबर 43 में लिखा हुआ है, आप साथ साथ वहीं पे भी मार्क कर सकते हो, आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छे तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट? जैसे हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स आर द जस्टिसेबल एंड डीपीएसपी इज नॉट जस्टिसेबल इन द बाय द कोर्ट। सो ऑप्शन है किस आर्टिकल के अंदर में ये लिखा हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो एनफोर्सेबल बाय द एनी कोर्ट नहीं किया जा सकता, हम उसको कोर्ट के अंदर नहीं लेके जा सकते? आर्टिकल 35 में, 37, 36 और 32। और जो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 37। 37 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, जिसमें ये बताया गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट लाइक फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, this is the last question but not the least, this is the of this video, which part of the Indian Constitution deals with its amendment? जैसे आपको पता है अलग अलग पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें से किस कौन सा पार्ट है जो अमेंडमेंट से रिलेटेड है, डील करता है? ये आपके ऑप्शन है पार्ट 20, 11, 12 और 21। कौन सा पार्ट है जो कि अमेंडमेंट्स के साथ डील करता है? ये है पार्ट 20। पार्ट 20 इसका राइट आंसर है। थैंक्स स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल सके। थैंक यू।